नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। टॉप 50 MCQ एवं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोरे कमेटी कब बनी थी? 1943 में 1943 में भोरे कमेटी बनी थी। भोरे कमेटी को 1943 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जोसेफ भोरे। इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का सर्वेक्षण करना और सुधार के लिए सुझाव देना था। नेक्स्ट है, भोरे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत की थी 1946 में। ये आंसर होगा। CHEB की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की प्रचार इकाई के रूप में कार्य करती है। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो CHEB। नेक्स्ट है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य के कितने आयाम हैं? 3, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। नेक्स्ट है, WHO के अनुसार कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? आर्थिक आयाम स्वास्थ्य का आयाम नहीं है। कौन कौन से हैं? शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम और सामाजिक आयाम। शारीरिक स्वास्थ्य जो कि हमारे शरीर की संरचना, कार्यों और विशेष विभिन्न रोगों से मुक्त होने की स्थिति है। मानसिक, यह हमारी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भलाई की स्थिति है, जिसमें हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने की क्षमता शामिल है। सामाजिक में क्या है? हमारे सामाजिक संबंधों और समुदाय के साथ जुड़ाव की स्थिति है, जिसमें हमारी सामाजिक क्षमताएँ और हमारे सामाजिक अधिकार और सामाजिक जिम्मेदारी शामिल है। नेक्स्ट है, कौन सी थ्योरी क्वेश्चन ऑफ डिजीज से संबंधित कौन सी है? कॉन्टेजन थ्योरी यानी संक्रामक सिद्धांत। इसका ए आंसर होगा। इसका अर्थ है कि किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह फैलना, जैसे कि एक संक्रामक हो गया भावनात्मक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट, एक्शन विच हाल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपेंट स्टेज एंड प्रेजेंट्स कॉम्प्लिकेशन। ये कथन कौन से स्तर से बचाव से संबंधित है? द्वितीयक बचाव। यानी कि ऐसी कार्रवाई जो रोग की प्रगति को उसके प्रारंभिक चरण में ही रोक देती है और जटिलताओं को उत्पन्न होने से रोकती है। कौन से? द्वितीयक बचाव। नेक्स्ट है, हेल्थ प्लानिंग के लिए कौन कौन से संसाधनों की जरूरत होती है? किसकी जरूरत है? संसाधनों के लिए मैन पावर चाहिए, कर्मचारी, धन की आवश्यकता होगी और मटेरियल की। तो इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, NRHM योजना के तहत मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, अपेक्षा अस्पताल आदि हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में कौन से स्तर पर आते हैं? तृतीय स्तर पर। सी आंसर होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ढांचे में कौन कौन से स्वास्थ्य संस्थान आते हैं? उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर और PSC। द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल ढांचे में कौन कौन से आते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, CHM, जिला अस्पताल। नेक्स्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस आयोजित किया जाना चाहिए कब? महीने में एक बार। इसका ए आंसर सही होगा। महीने के पहले बुधवार को आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया जाता है, जो कि ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस। नेक्स्ट, टाइप B PSC पर महीने में डिलीवरी लोड कितना होता है? 20 से ज़्यादा डिलीवरी होनी चाहिए एक महीने में। यह संख्या PSC के आकार, वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र और महिलाओं की संख्या और विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। टाइप A B PSC वाला। नेक्स्ट, टाइप A PSC पर महीने में डिलीवरी लोड कितना होता है? 20 डिलीवरी से कम। नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC कितनी जनसंख्या पर स्थापित की जाती है? 20,000 की जनसंख्या पहाड़ी इलाके में और 30,000 जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में। ये आंसर होगा। नेक्स्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC कितनी जनसंख्या पर स्थापित की जाती है? 1,20,000 तो मैदानी क्षेत्र में और 80,000 पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाईज टू इंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम। यह कथन किसका था? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। जल आपूर्ति को नियंत्रित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? WHO की 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसके महानिदेशक कौन थे? मार्गरेट चेन। उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन और जेन एलिसन। नेक्स्ट, ऑर्थोटोलुडिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, पानी में क्लोरीन का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है?
वातावरण में आर्द्रता की कमी, खाद्य पदार्थों की पैदावार कम होना, समुद्र का जलस्तर बढ़ना एवं निचले क्षेत्रों में बाढ़ आना। इसका डी आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी की परिभाषा में डिटरमिनेंट्स क्या शामिल है? कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। द एपिडेमियोलॉजिक ट्राइड ऑफ डिजीज कोसेशन में कौन कौन से घटक शामिल है? टाइम, प्लेस एंड पर्सन, बी आंसर होगा। लिंग अनुपात परिभाषित किया जाता है 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाल लिंग अनुपात है? बाल लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा किस में था? अरुणाचल प्रदेश में। कितना? 972। केरल में बाल लिंग अनुपात 964, गुजरात में बाल लिंग अनुपात 890, राजस्थान में 888 और सबसे कम बाल लिंग अनुपात हरियाणा में 834। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है? हरियाणा 834। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? प्रत्येक 10 वर्षों में। नेक्स्ट भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब आयोजित हुई थी? 1881 में, बी आंसर होगा। भारत की पहली आंशिक जनगणना कब आयोजित हुई? 1872 में, इसका डी आंसर होगा। भारत में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार जन्म एवं मृत्यु कितने दिनों में पंजीकृत हो जानी चाहिए? 21 दिन के भीतर, ये आंसर होगा। इसका उद्देश्य क्या था? जन्म और मृत्यु की पंजीकरण की व्यवस्था करना, जन्म और मृत्यु के सांख्यिकी डेटा के लिए एक ढांचा तैयार करना, जन्म और मृत्यु पंजीकरण से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का विनिमय करना इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट 2015-16 SRS रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया था? हरियाणा में, सी आंसर होगा। नेक्स्ट भारत के किस राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात है? किसका? केरल का। कितना है? 1024 महिलाएं। और दूसरा सबसे बड़ा पुडुचेरी, जिसमें 1038 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का? हरियाणा का, 879 महिलाएं। वो जो पहले पढ़ा था अपने बाल लिंगानुपात था 834 और ये लिंगानुपात 879। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 922, तमिलनाडु 986, मेघालय 975। नेक्स्ट कौन सी वैक्सीन जन्म के समय इंट्राडर्मल आईडी रूट से दी जाती है? BCG, बेसिलस कैलमेट यूरिन। इसका पूरा नाम क्या है? बेसिलस कैलमेट यूरिन। ये तपेदिक टीबी के बचाव के लिए इस टीका लगाया जाता है। ये टीका जन्म के तुरंत बाद ही दिया जाता है। केंद्रीय जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब पारित हुआ था? 1969 में, ये आंसर होगा। नई गाइडलाइन के अनुसार कौन से कलर के बैग BMWM से हटा दिए गए हैं? BMWM यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। कौन से हटा दिए गए? ब्लैक कलर के। BMWM बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। पीला कलर में कौन कौन से आते हैं? संक्रामक कचरा जैसे रक्त और रक्त शरीर के तरल पदार्थ। लाल रंग के नुकीले और तेज धार वाले कचरे जैसे सुई, ब्लेड, स्कैल्पल आदि। सफ़ेद में दवाएं और अन्य रासायनिक कचरा। नीले कलर में प्लास्टिक, रबर और अन्य गैर संक्रामक कचरा। नेक्स्ट BMWM के अनुसार ह्यूमन एंटोनॉमिकल वेस्ट कौन से कलर के बैग में डिस्पोज करनी चाहिए? येलो कलर में, ये आंसर होगा। BMWM के अनुसार डिस्पोजेबल आइटम्स सच एज ट्यूबिंग, बॉटल्स, IV ट्यूब, कैथेटर्स आदि कौन से कलर के बैग में डिस्पोज करनी चाहिए? रेड कलर में, डी आंसर होगा। BMWM के अनुसार ड्रेसिंग मटेरियल जैसे कॉटन, स्वेब, पैड, बैंडेज आदि किस बैग में डिस्पोज करनी चाहिए? येलो कलर में, बी आंसर होगा। BMWM नियम अनुसार संक्रमित दस्ताने कौन से बैग में डिस्पोज करनी चाहिए? A एंड B यानी कि येलो एंड रेड। नेक्स्ट BMWM नियम अनुसार एक्सपायर्ड मेडिसिन कौन से कलर के बैग में डिस्पोज करनी चाहिए? येलो कलर के बैग में, डी आंसर होगा। इन्फेक्टेड नीडल्स किस कलर के बैग में डिस्पोज करनी चाहिए? वाइट कलर के बैग में, डी आंसर होगा। इनमें से कौन सा नोसोकोमिकल इन्फेक्शन का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम। ये एक आंत संबंधी विकार है जिसमें पेट दर्द, ब्लोटिंग, गैस और कब्ज या दस्त जैसे लक्षण होते हैं। नेक्स्ट ऐसा संक्रमण जो अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे पश्चात हो जाता है, क्या गलत है? नोसोकोमिकल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन यानी कि जो संक्रमण पहले नहीं था वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद होता है, तो कौन सा होता है? नोसोकोमिकल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट
BMW हम नियमानुसार सिरिंज बिना सुई के कौन सी बैग में डिस्पोज करते हैं? रेड कलर में। नेक्स्ट, नोसोकोमिकल इन्फेक्शन का मुख्य संक्रमण क्या है? यूटीआई यानी मूत्र मार्ग संक्रमण, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। यह संक्रमण आमतौर पर बैक्टीरिया के कारण होता है जो मूत्र मार्ग के द्वारा फैलता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब पास हुआ था? 1998 में। 20 जुलाई 1998 को ये पारित हुआ था। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट, कौन से बैग में इन्फेक्शन सॉलिड वेस्ट डिस्पोज करते हैं? येलो कलर के बैग में। नेक्स्ट, BMW अनुसार डिस्कार्डेड इन्फेक्टेड ग्लास जैसे दवाइयों की खाली वायल एम्पोल्स किस बैग में डिस्पोज करनी चाहिए? ये ब्लू कलर में। इसका डी आंसर होगा। निम्न में से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का उदाहरण कौन सा है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो डी आंसर सही होगा। निम्न में से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन से? विटामिन, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट। तो डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें? आंवला, नींबू, संतरा। ये आंसर सही होगा। विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें पाया जाता है? सूर्य की धूप से। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरोल। स्रोत क्या है इसका? वसायुक्त मछली, दूध और दुग्ध उत्पाद, अंडे और सूर्य की धूप। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स और अस्थि मृदुता यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपके लिए डेली लेटेस्ट अपडेट डाले जाते हैं। धन्यवाद।